मैं अपने पागल देवर की शादी करवाना चाहती थी ताकि उसका बच्चा मैं गोद ले सकूं, क्योंकि मैं बांझ थी। लेकिन उसने कोई भी शादी नहीं करता, उससे जो दिखता इनकार कर देता। मैंने एक मंसूबा बनाया कि अपने पति की तस्वीर दिखाकर रिश्ता पक्का करवा दिया। और जब शादी होने लगी तो मैंने अपना पागल देवर का चेहरा छिपा दिया। फिर यूं विदाई का कुछ दिन बाद ही दुल्हन पेट से हुई तो मैं बहुत खुश हुई। उसको 9 महीने बाद ही स्टोर रूम में बंद कर दिया ताकि वह भाग न सके। और जिस दिन बच्चा पैदा हुआ तो वह देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह तो मेरे पति। मेरा नाम रजनी है और मेरी शादी गांव के एक बहुत बड़े जमींदार से हुई थी। मैं पास वाले गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी और एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। मैंने अपने माँ बाप के घर में रानी की तरह रहती थी। एक दिन चौधरी की नज़र मुझ पर पड़ी और वो पलटना ही भूल गया। उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और फ़ौरन मेरे घर रिश्ता भेज दिया। उसकी माँ बाप रिश्ता लेकर हमारे पास आए। यूं हमारी शादी हो गई। शादी के चंद साल बाद ही मेरी सास दुनिया से विदा हो गई और मेरे उसके बाद ससुर भी बीमारी की वजह से मर गए। अब हवेली में मेरा पति, मेरा छोटा देवर, मेरे पति भी मुझसे 3 साल छोटा था। यूं तो ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी और पति मुझ पर जान छिड़कते थे। लेकिन हमारे साथ कुदरती हादसा और यह हो गया कि हम दोनों मियाँ बीवी के शादी के बाद कई साल तक औलाद न हुई। उन 5 सालों में मैंने तमाम हवेली पर कब्जा कर लिया था। मेरा रौब दबदबा उस हवेली में हवेली के मर्दों पर ज़्यादा था, क्योंकि मेरे पति बहुत ही सादा किस्म के इंसान थे और पूरी तरह से मेरे काबू में थे। मैं जैसा कहती वो वैसा ही करते। मुझे शुरू से ही कोई खौफ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे अंदर का एक खौफ बैठ गया कि यहाँ तक कि मेरी शादी को 12 साल हो गए। मैं अपनी बे औलाद की वजह से परेशान थी। कौन सा ऐसी दवा थी जिसे मैं ले लूँ और जिससे मैं डॉक्टर की सुनती वो भागी भागी चली जाती। लेकिन सब डॉक्टर यही बताते कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा दिक्कत है जिसकी वजह से कभी औलाद नहीं हो सकती। यह सुनकर मैं बहुत परेशान होती थी और मुझे यह डर हो गया था कि कहीं मेरा पति दूसरी शादी ना कर ले। हवेली बहुत बड़ी थी और मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा जायदाद थी, ज़मीन थी। वह इस हवेली को जो चाहिए था वो मैं नहीं दे सकती थी। मेरा देवर पागल था, उससे भी औलाद की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती थी। अब मेरे सामने मेरे पति के तमाम रिश्तेदार यही कहते थे कि हवेली को वारिस चाहिए, क्योंकि मेरा रौब और दबदबा बहुत ज़्यादा था, खासकर अपने शौहर पर। वह मुझसे डरते थे और मुझसे मोहब्बत भी करते थे, क्योंकि यह उनकी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे महसूस हो रहा था कि उनकी मोहब्बत में कमी आने लगी है। मुझे यह खौफ था कि लोग मुझे मेरे खिलाफ ना कर दें, क्योंकि औलाद न होने की वजह से मेरी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। सौतन की एक तलवार मेरे सर पर हर वक्त लटकती रहती। मुझे डरावने ख्वाब आते थे। हर दूसरे दिन अब मुझे ख्वाब आने लगे थे। मुझे नज़र आता कि मेरे पति हाथ पकड़कर किसी लड़की को हवेली में लेकर आ रहा है। वो मुझसे कह रहा है कि मेरी दूसरी बीवी है, यह मुझे वारिस देगी। इस खौफनाक ख्वाबों में मेरा दिल हिलाकर रख दिया। वो हवेली के बाहर जाते और तो मुझे मालूम ही नहीं होता कि कहाँ जाते हैं, किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं। मुझे यह बात समझ आ गई कि दोस्त अब उन्हें वारिस न होने की पिटनियाँ पढ़ा रही हैं। हर किसी को नज़र में मेरे पति पर थी, क्योंकि वह बहुत बड़े जमींदार थे। हर कोई चाहता था कि उनकी बहन बेटी की जगह मिले, ऐश की ज़िंदगी गुजरे, और किसी सूरत में अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहती थी। 12 साल से मैं हवेली पर राज कर रही थी और मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई यहाँ आए और मेरी जगह पर राज करे और मैं एक कोने में पड़ी रह जाऊं, क्योंकि राज सिर्फ औलाद वाले की ही हो सकती है। मुझे यह महसूस हो रहा था कि मेरे पति दूसरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे खौफ से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। एक दिन मैंने उनसे कह डाला, क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले लें। देखा कि इस बात पर उनका मूड खराब हो गया और कहने लगे, हवेली को अपना वारिस चाहिए जो अपना खून हो सकता है, किसी और का बच्चा लाकर हम क्या करेंगे।
हमारी सारी जायदाद हम पर हमारे खून का हक होना चाहिए, न किसी और का। मेरे पति सख्त से कहा वहाँ से चले गए और उनका रवैया देखकर मैं समझ गई कि मेरी कश्ती डूबने वाली है। मुझे जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी, वरना मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाती और मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई और मैं पागल हो जाऊंगी। यह सोचकर मैंने एक प्लान बनाया जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अपने पागल देवर होने के ख्याल से अचानक मेरे दिमाग में मुझे अपना पागल देवर याद आ गया। मैंने फिर सोचा कि मेरा देवर थोड़ा पागल है, बिल्कुल पागल तो नहीं। उसकी शादी हो सकती है और वो औलाद पैदा कर सकता है। उसकी उम्र 24 साल थी। उसका दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन तो काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता था। लेकिन अचानक उसे दौरे पड़ने शुरू हो जाते, फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता। वह हर वक्त खामोश रहता, किसी से कुछ नहीं कहता। ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई भूत हो, लेकिन जब वो बोलता तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता। और ऐसे दौरे पड़ते थे कि हम सब हवेली वाले हैरान रह जाते। कभी कभी तो मुझे महसूस होता कि उस पर कोई साया आता है। मैंने अपने देवर की शादी कराने की सोच लिया था ताकि उसकी बीवी हवेली का वारिस दे सके। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हर कोई जानता था कि मेरा देवर थोड़ा पागल है, कोई उसे अपनी बेटी नहीं देगा। फिर मुझे एक ऐसी लड़की की खबर मिली जो कम उम्र और खूबसूरत थी। वो बिल्कुल ही सादा सी थी, यानी रौब में आने वाली लड़की थी। वो लोग हमारे गांव के काफ़ी दूर रहते थे। उन्हें हमारे बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं था। मैं अपने पति का रिश्ता उस लड़की के लिए लेकर गई उसके घर, लेकिन उस लड़की की सास की हैसियत से, यानी झूठ बोला कि मैं लड़के की माँ हूँ, मेरा बेटा को औलाद नहीं है और उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हम लोग बहुत बड़े जमींदार थे, हमें वारिस की ज़रूरत थी। मेरी बहू को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए, इसीलिए मैं खुफिया तौर पर छुपकर आपके पास आई हूँ और चोरी चोरी शादी करवाना चाहती हूँ। आप मेरी ये साथ हवेली चलें। अभी मेरी बहू अपने मायके गई है, 1 महीने के लिए उसकी गैर मौजूदगी में अपनी बेटी की शादी कराना चाहती हूँ। जैसे ही वो आएगी तो हंगामा करेगी, उसके आने से पहले ही सब संभाल लूँगी। पर मैं वादा करती हूँ कि अगर आपने अपनी बेटी मेरे बेटे से शादी के लिए दे दी तो मैं बड़ी बहू को तलाक दिलवा कर उसे घर से निकाल दूँगी। मैंने लड़की की माँ से कहा कि लोग काफ़ी लालची थे और इतना बड़ा रिश्ता देखकर खुश हो गए। मैंने अपना पहचान उनके सामने लड़के की बीवी नहीं बल्कि लड़के की माँ के तौर पर करवाई, क्योंकि मैं पति की उम्र में थोड़ी बड़ी थी और अच्छी खासी बड़ी भी लगती थी। परेशानियों की वजह से मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी और उनको मेरी बात पर यकीन आ गया। बहुत सारे झूठ बोलकर मैं अपनी हवेली को लेकर मैंने उनसे कहा कि किसी से कुछ नहीं कहेंगे, खामोश रहेंगे। मैंने बहुत बड़ी कीमत दी थी उन्हें, पैसे के लालच में आकर कुछ न बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। मेरे लिए झूठ को निभाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उन लोगों को मैंने यह नहीं बताया था कि मेरा देवर पागल है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें राज़ी किया, आप बस खामोश रहें, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं उनकी शादी करवा दिया। मैंने अपने पति से रजामंद अंदाज में कहा कि उन्हें खामोश रहने को कहा। वो तो पहले से मुझसे डरते थे और चुप हो गए। फिर मैं अपने देवर को कोने में ले गई और उस लोगों को ले आई। खुफिया तौर पर तुम्हारी शादी प्यारी सी लड़की से होने वाली है, बस तुम अपना चेहरा छुपा कर रखना। मैंने अपने देवर को अच्छी खासी पट्टी पढ़ा दी और उसे लड़की भी दिखाई। लड़की का हुस्न देखकर मेरा देवर खामोश हो गया। तो मैं भी समझ गई कि उस लड़की को अपना बनाना चाहता है। सब कुछ मेरी चाहत के मुताबिक हो रहा था। मेरे पति खामोश था। मेरे देवर ने भी हंगामा नहीं किया। मैं फौरन पंडित बुलाया और जैसे ही शादी का वक्त आया मैंने अपने देवर को सेहरा बांध दिया, बिठा दिया और उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। लड़की के माँ बाप समझ रहे थे कि सेहरे के पीछे मेरा पति है, लेकिन सेहरे के पीछे तो पागल देवर था। उस लड़की की शादी मेरे देवर से हो गई। फौरन उस लड़की के माँ बाप को पता चला कि मैं चौकीदार ने कहा कि आइंदा ये लोग यहाँ पर नहीं आने चाहिए और अगर ये दोनों हवेली में आना भी चाहें तो इन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दीजिएगा।
इन दोनों पति-पत्नी का दाखिला वर्जित है। हवेली की इस तरह की लड़की माँ-बाप का पता भी मैंने काट दिया था। अब लड़की की बारी थी। मैंने काफ़ी पट्टियाँ पढ़ाकर अपने देवर को उस लड़की के साथ उसके कमरे में भेज दिया। सुबह होते ही मेरा देवर कहीं निकल गया और वापस नहीं आया। वो लापता हो गया था। मुझे बहुत परेशानी हुई। मैंने अपने पति को बात की तो वो बिंदास थे, बोले आ जाएगा, जानेगा कहाँ? उसने शायद वो चाचा के घर गया होगा। मैंने देखा लड़की बेहद खूबसूरत थी और सादा सी। उस नई लड़की का नाम कविता था। कविता की हैसियत हवेली में एक नौकर से ज़्यादा नहीं थी। भला मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि यह मेरी देवरानी मेरे बराबर आकर खड़ी हो जाए। लेकिन देवर के लापता होने से मैं थोड़ी सी परेशान हो गई। सुबह ही वो चला गया था और उसके बाद 1 महीना होने को था, वो वापस नहीं आया। महीने के आखिर में मुझे पता चला कि मेरी देवरानी पेट से है, तो मैं बहुत खुश हुई। मैं जैसा चाहती थी वैसा ही होता जा रहा था। हवेली को उसका खून अपना वारिस मिलने वाला था। जैसे कि मेरे पति की ख्वाहिश थी कि मैंने अपने पति से कहा कि आपने कहा था ना कि हवेली को अपना खून चाहिए। वारिस के तौर पर अब कविता वारिस देने वाली है। यह बच्चा मैं खुद पालूँगी, यह बच्चा मेरा होगा, वो आप लोगों का अपना खून भी होगा और वारिस भी होगा। मैंने अपने पति से कहा तो वह खामोश हो गए। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जाने क्यों उनकी ये खामोशी मुझे किसी तूफान के पेश आने लगी थी। खैर मैंने दिन गिनने शुरू कर दिए, कब वो बच्चा पैदा होगा और कब मैं उसे अपनी गोद में लूँगी। फिर उसके बाद मैं अपनी देवरानी को भी हवेली से निकाल कर बाहर करूँगी। मेरा देवर जो शादी के दूसरे दिन ही चला गया था, तब से लेकर लापता था। मेरे पति ने बहुत तलाश किया लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पर मुझे देवर का लापता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे बच्चा चाहिए था, वो मुझे मिल रहा था। 9 महीने तक मैंने अपनी देवरानी को कैद करके रख लिया था। खाने-पीने का ख़्याल रखा लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया और माँ-बाप एक बार उससे मिलने आए थे लेकिन मेरे नौकर ने धक्के देकर उन्हें निकाल दिया और कहा कि आइंदा यहाँ मत आना। फिर उस दिन भी आ गया जब मैं इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। मेरे देवर का बेटा दुनिया में आया और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। क्योंकि मेरी गोद हरी हो गई थी, मैंने फ़ौरन बच्चा छीन लिया, अपनी देवरानी को उसे कैद कर दिया। नौकरों को पहरा लगा दिया, यह भागने न पाए क्योंकि उसने अभी बच्चे को दूध पिलाना था। लेकिन एक अजीब बात मैंने महसूस की। बच्चे की पैदाइश पर मुझसे ज़्यादा मेरे पति खुश हुए थे। वह सारा दिन उस बच्चे को गोद में उठाए रखते, उससे बातें करते और हैरान थी। लेकिन मैं खुश थी कि चलो मेरे पति इस बच्चे को अपना बेटा मान लिया है, हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई है। मैंने उस बच्चे का नाम वंश रखा। वंश हर वक्त मेरे पास रहता था लेकिन दूध की वजह से मुझे वह उस कविता को देना पड़ता। मजबूरी में कविता अपने बच्चे के लिए तरसती रहती थी लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि इस बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं वंश को डिब्बे वाला दूध दूँ और कविता को चलता करूं। यहाँ से मैंने डॉक्टर का मशवरा करके वंश के लिए डिब्बे वाला दूध शुरू किया और अब कविता की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कविता को कहा कि चल अब निकल जा यहाँ से, अब तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा अपनी शक्ल न दिखाना। मैं कविता को घसीटते हुए बाहर तक ले जा रही थी। अचानक मेरे पति अंदर दाखिल हुए। उन्होंने यह सब देख लिया। मुझे अपनी परवाह नहीं थी। मैं अक्सर हवेली के नौकरों के साथ यही सलूक करती रही थी और मेरे पति चुपचाप खामोश तमाशा देखा करते थे। लेकिन उन्होंने आज पहली बार कहा, गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो तुम? जिंदगी में पहली बार मेरे पति गुस्से से दहाड़े थे। मैंने फटी आंखों से उनकी तरफ देखा। आप इस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रहे हो? मैंने गुस्से से कहा, तुम इसे इस हवेली से निकाल सकती हो क्योंकि यह हवेली का वारिस की माँ है। मेरे पति ने चीखते हुए कहा तो मैं हैरान रह गई। वो आज से पहले इतनी चीख कर मुझसे बातें नहीं की थी। हवेली की वारिस की माँ मैं हूँ, उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। मैंने उससे भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हवेली की दरो दीवार मेरी आवाज़ से कांपने लगी हो। यह न सिर्फ हवेली के वारिस की माँ है बल्कि हवेली की मालकिन
की बीवी भी है, मेरे पति के मालिक की बीवी भी है। मेरे पति गुस्से से कहा, इस पागल को आप हवेली के मालिक कह रहे हैं? हवेली के मालिक सिर्फ आप हैं। उन्होंने जवाब दिया, हाँ हवेली का मालिक मैं हूँ, यह मेरी बीवी है। उस दिन इसका शादी भाई से नहीं मुझसे हुआ था। चेहरे के पीछे भाई नहीं था बल्कि मैं था, और यह बच्चा जो पैदा हुआ है यह मेरा खून है। मेरे पति ने कहा तो इस बात पर मैं इतनी हैरान हुई कि ज़िंदगी में कभी न हुई थी। मैं सारी ज़िंदगी लोगों को धोखा देती आ रही थी, अब मेरे साथ ही धोखा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने सब तरह से देखते हुए कहा, सारे नौकर मुझे देख रहे थे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी बर्बादी का वक्त शुरू होने वाला है। हवेली के नौकरों की आंखों में मेरी बर्बादी पर जो चमक थी वो साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि मैंने उन पर जुल्म ही इतने किए थे। मैं हैरत से देखती रह गई और कहा, इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ? मैंने गुस्से से पति से कहा। मेरे पति भी गुस्से से मुझसे कहने लगे, तुम्हें क्या लगता है रजनी, धोखा देना सिर्फ तुम्हें आता है? सिर्फ तुम ही लोगों की जिंदगियों से खेल सकती हो, तो उन्हें बर्बाद कर सकती हो, तो उन्हें तकलीफ दे सकती हो, लेकिन तुम्हें कोई धोखा न दे। मेरे पति अब थोड़ी नीची आवाज में बोल रहे थे, लेकिन गुस्सा कायम था। उस मासूम लड़की की शादी तुम एक पागल से करवाना चाहती थी, जबकि तुम जानती थी कि उसे दौरे पड़ते हैं, तो वह किसी का कत्ल भी कर सकता है। तुम उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी ही, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं था। शादी के वक्त मैंने अपने भाई को चालाकी से वहाँ से हटा दिया और सेहरा पहनकर खुद बैठ गया। उस लड़की का विवाह मुझसे हो गया और यह बच्चा मेरा खून है। अब ये इन घर में नहीं जाएगी। इस घर में जाने का वक्त अब तुम्हारा आ गया है। तुम निकलो इस हवेली से। मैं अपने पति को गिरबान पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो किसी चीज़ से टकराई। शीशे की मेज पर मेरा सर लगा और उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरा पति कहाँ है? सामने खड़ी हुई नर्स से मैंने पूछा। नर्स फौरन वहाँ से चली गई और भागकर बड़े डॉक्टर को बुलाकर लाई। चोट लगने के बाद आप कोमा में चली गई थी। पिछले 6 महीने से आप कोमा में थी। आज पूरे 6 महीने बाद आपको होश आया है। डॉक्टर ने बताया कि मैं हैरान रह गई। मेरे पति कहाँ हैं? मैंने फिर से सवाल किया। आपके पति आपके हॉस्पिटल छोड़कर चले गए थे। आपके इलाज के पैसे भर दिए गए थे। यह खत है। उन्होंने कहा है कि जब आपको होश आए तो मैं आपको दे दूं। नर्स के लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। वो तलाक के पेपर था। मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं फ़ौरन हवेली की तरफ गई। किसी तरह हवेली पहुंच गई। आखिर मैंने देखा कि वो बच्चा जो पैदा हुआ था 6 महीने का हो चुका था। हवेली का लॉन में वह बच्चा झूले पर पड़ा खेल रहा था और मेरे पति मेरी सौतन उसे देखकर खुश हो रहे थे। मेरा सब कुछ लूट चुका था। मेरे पति किसी और का हो चुका था। अब हवेली मेरी नहीं रही थी। सब खत्म हो चुका था। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं है। तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। तुम इसी लायक थी। मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकालना चाहा। मुझे यकीन नहीं हो आ रहा था कि आप मुझे देकर निकाल रही हैं यहाँ से। मैंने हैरत से कहा। तो मेरे पति ने जवाब दिया, तुमने भी तो कविता को माँ बाप को धक्के देकर यहाँ से निकाला था ना, याद है ना? लेकिन फिर भी मैंने उनके खुफिया मुलाकात कराई थी कविता से। तुम्हें पता ही नहीं चला। अब खुद को धक्के मिल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। क्या सिर्फ तुम्हारी इज्जत है, किसी और की नहीं? चले जाओ यहाँ से। मेरे पति ने यह कहकर मुझे निकाल दिया और अब मैं आज दर दर की भटकती हूँ, भीख मांगकर गुजारा करती हूँ। सच कहते हैं लोग, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। इसीलिए सबसे अच्छा बर्ताव करें और सबको खुश रखें। कभी भी अपने जायदाद या फिर अपने पैसों पर घमंड ना करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।